नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू का जो न्यूज़पेपर्स है उसका हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं। उसमें देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़, उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, एपीएफसी, ईपीएफओ और जो स्टेट पीसीएस हैं लाइक पीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीपीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे 3 मार्च 2023 का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर्स है उसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बाद करके इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या न्यूज़ है। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं हम आज क्या क्या चीज़ मेन टॉपिक जो कि द हिंदू में कवर किया गया उसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट वन देखिए, यहाँ पे जो पहला जो है यहाँ पे न्यूज़ की बात करें तो ग्रीन इनिशिएटिव जो आंध्र प्रदेश में है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे ऑर्नामेंटल फिश एक्वाकल्चर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद इंडिया इटली के बीच जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है उसके बारे में जानेंगे। फिर लास्ट फोर्थ वन जानेंगे इंडिया चाइना के बीच जो एलएसी का सिचुएशंस है उसके बारे में डिस्कशंस किया गया। और देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो एक वर्डिक्ट आया है, जो फैसला आया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, उसके अपॉइंटमेंट के बारे में, तो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद देखिए कि इसका जो चैप्टर्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके बारे में फुल डिटेल्स आज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि हम लोग देखेंगे जो नागालैंड है, अभी नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसमें जो है अभी तक मतलब अभी 2023 में जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, इससे पहले तक वुमेन कैंडिडेट नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में जीत करके आई थी। लेकिन अब की बार जो वुमेन कैंडिडेट है वो एमएलए अभी मिल चुके हैं नागालैंड को। तो देखेंगे कौन ऐसे वुमेन हैं उनके बारे में। अब उसके बाद देखिए कि 2 एडिटोरियल डिस्कशंस करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे साउथ एशिया में जो ह्यूमन कैपिटल्स हैं उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा है कोविड क्राइसिस से, ठीक है, और उसके बाद क्या सिचुएशंस हुआ है, और जानेंगे साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्री हैं उसके बारे में। उसके बाद जाकर के हम लोग देखेंगे श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, ठीक है, और उसका क्या रीजन था, उसके पीछे क्या क्या कारण था, ठीक है, उसको किस तरह से रिसॉल्व किया जाएगा, ठीक है, आने वाले दिन में ये सब राइटर के द्वारा बताया गया है आज के एडिटोरियल्स में। तो ये 2 एडिटोरियल्स मेन हैं और उसके बाद जाकर के 6 न्यूज़ है कि जो कि इंपॉर्टेंट काफ़ी हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग फर्स्ट वन पहला न्यूज़ पे। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूँ कि आपको ये जो डिस्कशंस है इसका अगर PDF चाहिए तो आप हमारे जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप टेलीग्राम पे जुड़िए और वहाँ पे आपको इसका सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला न्यूज़। अब देखिए फर्स्ट वन जब न्यूज़ पे बात करते हैं तो इसमें क्या है ना कि पहले हम फ्रंट पेज पे देखते हैं क्या है। देखिए क्या है ना कि अभी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है कहाँ का, तो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, ठीक है, ये 3 स्टेट में क्या हुआ था कि लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शंस हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ, पर्टिकुलरली त्रिपुरा और नागालैंड में जो बीजेपी और उसके अलायंस हैं, जो बीजेपी से संबंधित पार्टी हैं, ठीक है, मतलब बीजेपी को मिला करके जो वहाँ पे अपना चुनाव लड़ रही थी, तो वो पार्टी वहाँ पे विजयी रहे हैं, यानी कि बीजेपी रूलिंग पार्टी वहाँ पे विन की और वहाँ पे अपना चीफ मिनिस्टर्स बनाएंगे। लेकिन जब मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय के केस में क्या हुआ कि मेघालय के केस में ये हुआ कोई भी पार्टी जितना 50% प्लस 1 वोट किसी भी पार्टी को नहीं मिल पाया। और यहाँ तक कि वहाँ पे क्या है ना कि जो अलायंस है, ठीक है, जो दूसरे पार्टी से अलायंस किए थे वो भी इतना नहीं कंप्लीट कर पाए, जिसके कारण उसका जो वहाँ मेघालय में अभी कोई भी पार्टी वहाँ का जो रिजल्ट है वो अभी हंग वर्डिक्ट रहा, उसका अभी फैसला नहीं हो पाया कि किसके चीफ मिनिस्टर्स बनेंगे। हाँ, रिजल्ट तो आ गया पर्टिकुलरली, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन वहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स बनेंगे, ठीक है, किस पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स बनेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मेघालय में जो है 59 सीट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सारा डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ NPP है सबसे ज़्यादा, जो वहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आया है, इसको 26 वोट्स मिला है और 26 सीट्स मिला है। उसके बाद जाकर के जो भी इधर पार्टी है, UDP हो गया, INC हो गया, BJP हो गया और अदर्स हो गया, यहाँ पे 15, तो टोटल मिला के 59 तो पूर गया। लेकिन यहाँ पे अगर 59 का अगर डिवाइड करते हैं 2 से, तो आप बताइए यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के बाद तो इसका जो केस आता, तो देखिए इसका जो केस आता है यहाँ पे 29 सीट्स होना चाहिए, तो जो कि यहाँ पे मेघालय में किसी भी पार्टी को इतना सीट्स नहीं मिला है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है ना कि मान लीजिए कि NPP है, अगर NPP सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है, अब ये जो है अलायंस किसी के साथ करेंगे या UDP, तो इस केस में वहाँ पे उसकी
पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। अब किस पार्टी का वहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं। अब देखिए इसमें और भी बताया जा रहा है कि ये जो इलेक्शंस हुआ है, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में, इससे ये पता चल रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है, उसमें किस पार्टी की विजय रहेंगी और कौन प्राइम मिनिस्टर्स बनाएंगे। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये एक तरह से 2024 के इलेक्शंस जो है, लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है, उसका एक बेसमेंट के रूप में देखा जा रहा था। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। देखिए आपके एग्जामिनेशन दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में कितने लेजिस्लेटिव सीट्स हैं। तो वही देख लीजिए, यहाँ पे जब त्रिपुरा की बात करते हैं यहाँ पे 60 सीट्स हैं। उसके बाद जाकर के नागालैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 60 सीट्स हैं, है ना। उसके बाद जाकर के जब मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ पे 59 सीट्स हैं, किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो ये था इम्पोर्टेंट। अब चलिए देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली ग्रीन इनिशिएटिव की बात की गई है। आंध्र प्रदेश में जो है ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है ग्रीन इनिशिएटिव को लेकर के, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि वहाँ पे जो बिल गेट्स हैं, ठीक है, बिल गेट्स जो मिलिंडा एंड फाउंडेशन, ठीक है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स के फाउंडेशंस, या उसी को हम लोग को चेयरपर्सन्स कर सकते हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये जो ग्रीन इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश में चल रहे हैं ये काफ़ी अट्रैक्शंस और सभी का को अटेंशंस को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और इस तरह से इससे बहुत सारी चीज़ हमको सीखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और आने वाले दिन में ये जो प्रोजेक्ट हैं वो अदर स्टेट में, ठीक है, अदर प्लेस पे जहाँ पे कि ज़्यादा ज़रूरत है वो इस प्रोजेक्ट को क्या किया जाएगा, वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये चीज़ बताया जा रहे हैं जो बिल गेट्स हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के अब देखिए ये प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, ठीक है। जब इसकी बात करते हैं, अब देखिए ये प्रोजेक्ट जब बात करते हैं ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के, तो ये जो है जो रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, ठीक है, उसके स्टोरेज की बात करते हैं। और जो जैसा कि आपको पता है जो सोलर सेल है उसको अभी हमारे कंट्री के द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और इसमें जब बात करते हैं कितना स्टोरेज की बात की गई है, यहाँ पे देखिए जैसा कि बताया जा रहा है न्यूज़ में, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली क्या है ना कि टोटल मिला करके 530 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि है ना जो कुरनूल है वहाँ पे ये स्टोरेज का प्रोजेक्ट का काम की जा रही है। उसके बाद जाकर के इसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, $3 बिलियन US की बात की जा रही है। उसके बाद जाकर के इसमें जो ये डेली का स्टोरेज जो होगा इसका टोटल मिला करके 10,800 मेगावाट हर्ट्ज, ठीक है, डेली स्टोरेज रहेगा। उसके बाद इसमें सोलर की बात की गई है तो 3000 सोलर मेगावाट। उसके बाद जाकर के विंड एनर्जी की बात की गई है 550 मेगावाट। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2024 तक कंप्लीट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये था पूरा ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। कहाँ पे, तो ये आंध्र प्रदेश की बात कर रहे थे। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में बात की जा रही थी। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम पर्टिकुलरली इस न्यूज़ में, पर्टिकुलरली जब इस न्यूज़ की बात करते हैं तो ये आपको आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, उसके बाद जाकर के इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी GS3 के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर मतलब कहने का अर्थ यही है जो जलीय जीव, ठीक है, जो जलीय जीव है उसका अध्ययन को एक्वाकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड की बात की गई है। यहाँ पे पर्टिकुलरली जो फिशिंग में जैसे कि मान लीजिए झिंगुर हो गया, ठीक है, तो झिंगुर का जो फार्मिंग किया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और इस तरह से क्या क्या वहाँ पे वहाँ के जो पीपल्स है किस तरह से बेनिफिट्स लेते हैं और इसी को किस तरह से प्रमोट किया जाए ताकि वहाँ के जो वुमेन हैं, पर्टिकुलरली कहाँ के, तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो क्या है, कवरत्ती है, ठीक है। तो कवरत्ती की बात की गई है कि जो लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती, वहाँ पे जो झिंगुर है, जो जलीय एक्वेटिक जीव है, जिसका फार्मिंग करके वहाँ के इकोनॉमी को ज़्यादा इन्हांस किया जा सकता है और आने वाले दिन में उसको वहाँ के ह्यूमन्स को ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो झिंगुर मछली होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है।
स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए भी, और उसके बाद जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न किए जा सकते हैं इसके माध्यम से। तो इसी को लेकर के बात की जा रही है। इसको वहाँ का जो मतलब आयकर, नेशनल ब्यूरो ऑफ फीस जेनेटिक्स रिसोर्सेस है, जिसको कि हम लोग NBFGR कहते हैं, ठीक है। तो वो इस चीज़ को जो रिसोर्सेस है उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, तो इसी को लेकर के बात की जा रही है कि वहाँ की वुमेन को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। कहाँ पे? तो जो लक्षद्वीप के आइलैंड है, यदि इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑर्नामेंटल फीस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इस तरह से वहाँ के पीपल्स जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया था। अब देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है, ये इंडिया और इटली के बीच की जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ है उसके बारे में बात की जा रही है। आपको जैसे कि पिछले दिन मैंने द हिंदू में डिस्कशंस किया था कि जो इटली के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, मिलन करके नाम थी, ठीक है, उनके द्वारा इंडिया विजिट की गई है। और जो इंडिया है, इंडिया के बीच बहुत सारे चीज़ जैसे कि डिफेंस हो गया, उसके बाद जाकर के जो ट्रेड हो गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी डायलॉग्स थे, जितने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थे, ठीक है, उन पे साइन किया गया। और उसमें बताया गया कि जो पर्टिकुलरली अभी तक कोई भी पिछले कई वर्षों से जो एक्सरसाइज हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है, तो वो नहीं किए जाते थे, ठीक है, इंडिया और इटली के बीच। लेकिन अब जो है ऐसा देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिया और इटली के बीच जो सैन्य अभ्यास होते हैं वो भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद जाकर के किस तरह से जो क्राइसिस है, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो या किस तरह से आगे हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट से आगे डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, जो कि पिछले कई वर्षों से नहीं देखने को मिले हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है और उसी को लेकर के यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया गया है। तो ये था ये वाला न्यूज़। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इंडिया और चाइना, जो चाइना के जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर्स थे, उनके द्वारा क्या किया गया, इंडिया विजिट की गई, ठीक है। तो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, क्वीन गैंग, ठीक है, और इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं एस जयशंकर, दोनों के बीच डिस्कस हुआ LAC को लेकर के। क्योंकि LAC की बात जब करते हैं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और चाइना के बीच के बॉर्डर है, ठीक है। वही अगर पाकिस्तान के बीच के, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे LAC से रिलेटेड क्या सिचुएशंस है, क्योंकि पिछले मंथ देखे होंगे LAC पे ज़्यादा डिस्प्यूटेड था, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है कि किस तरह से एक दूसरे को सहयोग करके वहाँ का जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से रिसॉल्व, तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए ये न्यूज़ की जब बात करते हैं इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया के बारे में, और उसका जो इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया होते हैं उसका किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ में आया है। आप चलिए देखते हैं फर्स्ट वन ये, क्योंकि एग्जामिनेशन दृष्टि से, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चैप्टर। तो इसीलिए हम लोग एक बार इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। देखिए जब हम इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो है एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। कहने का अर्थ ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि ऑटोनोमस है, यानी कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करते हैं, ठीक है। और इसका जो काम होता है पर्टिकुलरली किसी भी यूनियन, मतलब हमारे कंट्री और जो स्टेट हैं उनके इलेक्शंस को किस तरह से कंडक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाकर के पर्टिकुलरली जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद जाकर के जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जितने भी इलेक्शंस होते हैं हमारे कंट्री में, इससे रिलेटेड इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं। उसके बाद जब आर्टिकल्स की बात करते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल 324, ठीक है, इलेक्शंस ऑफ टू पार्लियामेंट की बात करते हैं। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात की गई है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि कंडक्ट किए जाएंगे इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 324 में मेंशंस है। हाँ एक चीज़ और देखिए, पर्टिकुलरली एक चीज़, जितने भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं वो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट होते हैं। हाँ बट वही जो है यहाँ पे पंचायती राज, ठीक है, उसके बाद जो पंचायत चुनाव होता है, ठीक है, उसके बाद जाकर के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, जब इसका इलेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, ये दो चीज़, ठीक है, पंचायती राज और म्यूनिसिपलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं ये इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट नहीं किए जाते हैं, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब बात रही कि ये जो पंचायती राज है, पंचायत
तिराज है, उसके बाद जाकर के म्यूनसिपलिटीज़ हैं। तो इसके इलेक्शंस कौन कंडक्ट करते हैं? तो इसके कंडक्ट जो करते हैं इलेक्शंस, ये कंडक्ट करते हैं स्टेट इलेक्शंस कमीशन, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, ठीक है। तो इसके द्वारा ये कंडक्ट किए जाते हैं 2 इलेक्शंस, ठीक है। उसके बाद जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। अब चलिए इसके कंपोजिशंस की बात करते हैं। तो अब देखिए इसमें जो होते हैं इलेक्शंस कमिश्नर, ठीक है, इसमें जो चीफ इलेक्शंस कमिश्नर होते हैं एक, उसके बाद जाकर के वेरियस इलेक्शंस कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जाकर के जो कि इसको डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट के द्वारा इसको डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद जाकर के इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद जाकर के जो रीजनल कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है, ये तो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो नियुक्ति होता है, अपॉइंटमेंट होता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं रीजनल कमिश्नर्स की बात, वो प्रेसिडेंट के, ठीक है, कंसल्टेशन से कौन करते हैं? इलेक्शंस कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर। अब देखिए यहाँ पे जब चेयरमैन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो होते हैं वो कौन करते हैं चेयरमैन? इसका चेयरमैन होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद जाकर के यहाँ पे जो होता है जो कंडीशंस और सर्विस टेन्योर होते हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं, निर्धारण किए जाते हैं किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। और जो होता है इसका जो अदर इलेक्शन कमीशंस होते हैं, कमिश्नर होते हैं, वो डिटरमाइन किए जाते हैं मेजॉरिटी। जैसे कि मान लीजिए 5 है तो 5 में 2 की मेजॉरिटी, 2-3 की मेजॉरिटी। अब मान लीजिए 3 किसी और के सपोर्ट में है तो वो कौन बनेंगे? इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। तो इस तरह से ये डिटरमाइन किए जाते हैं ओपिनियन पोल के थ्रू। उसके बाद जाकर के जब हम बात करते हैं इसमें जो होते हैं डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं, है ना। अब इसी तरह से फिर जाकर के जब आगे चल के इसमें चीफ इलेक्टेड ऑफिसर होते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पे, है ना, जो कि इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करते हैं। अब देखिए इसके पीछे का हम लोग बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि पहले शुरू में कैसे इसका इवेल्यूशन हुआ। अब देखिए पहले जो था 1950 की बात की गई थी, तो 1950 में एक सिंगल मेंबर था, ठीक है, जो कि एक जो हम बोल सकते हैं इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। उसके बाद 1989 में क्या हुआ कि इसमें वोटिंग एज जब 21 से, ठीक है, घटा करके 18 कर दिया गया, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा, तब जा करके 2 और इलेक्शन कमीशन को नियुक्त किया गया बढ़ा करके। क्यों? क्योंकि वर्कलोड बढ़ गया। उसके बाद 1990 में यानी 1990 में जो 2 पोस्ट हैं, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर के, और उसमें ऐड किया गया, ठीक है, जो कि पहले 2 ऑलरेडी बढ़ा हुआ था और 2 और उसमें एनहांस किया गया। तो इस तरह से टोटल मिला करके 4+1, ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली में है। अब देखिए उसके सैलरी, देखिए यहाँ पे सैलरी जो होता है ये पर्टिकुलरली जितना जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उसके इक्वल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे टर्म जो होता है या तो 6 साल होगा, ठीक है, या तो 65 ईयर्स एज कंप्लीट किया हो, तो इस तरह से उसका एज रहते हैं, ठीक है, उसका टर्म होते हैं। उसके बाद जाकर के या तो वो रिजाइन दे सकते हैं, ठीक है, रिमूवल से पहले, या तो रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद जाकर के जब हम आगे बात करते हैं किस तरह से उसका रिमूवल होता है, तो सिक्योरिटी टेन्योर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो उसके बाद जाकर के आगे जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा इसको हटाया जा सकता है, पर्टिकुलरली अगर वो मिस बिहेवियर करते हैं, ठीक है, और इनकेपेसिटी मतलब उसके पास ये क्षमता नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से उसको हटा। तो ये था पूरा इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। हैं यहाँ पे न्यूज में क्या है, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर से रिगार्डिंग। अब देखिए यहाँ पे न्यूज में क्या आया है कि पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ठीक है, उसका जो रिक्रूटमेंट की बात करते हैं और उसके टेन्योर की बात करते हैं तो 6 ईयर तो है टेन्योर, लेकिन क्या होता है ना कि कोई भी ऐसे इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन जो कमिश्नर्स हैं, ठीक है, वो अभी तक अपने जो 6 साल का टेन्योर है उसको कंप्लीट नहीं किए हैं। तो इसके पीछे रीजंस बताया जा रहा है कि देखिए पर्टिकुलरली क्या होता है ना, उससे पहले ही, ठीक है, वो अपने पद को छोड़ देते हैं या किसी तरह से कोई पद से हट जाते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर क्या है कि उसको किस तरह से हटाया जाए और मतलब 6 साल को किस तरह से इस पर अमेंडमेंट किया जाए, ठीक है। और जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति करता है, उसी तरह से यहाँ पे भी कॉलेजियम सिस्टम जैसा एक
प्रोविजंस होना चाहिए, ठीक है। और इसको लेकर के यहाँ पे जो है जो अपोजिशन पार्टी है उसके द्वारा भी इसको सपोर्ट किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था यहाँ पे इलेक्शंस कमीशनर्स के रिगार्डिंग। अब देखिए जब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो नागालैंड है, अभी नागालैंड में क्या हुआ, जो इलेक्शंस हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे अभी तक इससे पहले क्या था ना कि वुमेन का कोई भी रिप्रेजेंटेशंस नहीं था, जैसे कि हमने पिछले दिन के न्यूज़पेपर्स में देखा था, ठीक है। तो लेकिन अभी जो नागालैंड में है पर्टिकुलरली 2 वुमेन MLA बन के आई हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के एक अच्छी बात कही जा सकती है, ठीक है। 60 मेंबर्स का जो नागालैंड में असेंबली है, ठीक है। तो उसमें 2 वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहला जो नाम बताया जा रहा है ये है झालुका, ठीक है, झाकालू। और सेकेंड वन जो है ये कौन है, शौदो कुरु, ठीक है। तो ये एक अच्छा एम्पावरमेंट की बात की गई है, वुमेन की एम्पावरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये था नागालैंड से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली एक वर्ल्ड से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी SpaceX जो USA है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है ना, USA, रसिया, ठीक है, और UAE कि इसके द्वारा स्पेस स्टेशन बनाया गया था इससे पहले। अब देखिए यहाँ पे SpaceX जो USA की जो रिसर्च जो एस्ट्रोनॉट्स एजेंसी है, तो उनके द्वारा अभी क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इस तरह से आगे जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं एस्ट्रोनॉट्स में, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। अब देखिए हम लोग एडिटोरियल्स की बात करते हैं, तो एडिटोरियल्स आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ एशिया के बारे में बात की गई है। साउथ एशिया में जो ह्यूमन कैपिटल्स हैं उसका किस तरह से रिलायंस और उसके में क्या क्या चीज़ की नीड्स हैं उसके बारे में। अब फर्स्ट वन हम जानते हैं साउथ एशियन कंट्री में कौन कौन से कंट्री आते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सीधा मैप पे। अब देखिए जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे होंगे जितनी भी कंट्री हैं, जिसमें कि अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद जाकर के इंडिया हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये जो टोटल मिला करके, ठीक है, ये 9 कंट्री हैं। ये 9 कंट्री पर्टिकुलरली साउथ एशिया कंट्री में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे जो राइटर्स हैं, राइटर्स के द्वारा क्या बताया जा रहा है, इसमें जो बात की जा रही है कि जो कोविड का क्राइसिस आया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ पर्टिकुलरली ये जो एरिया है, ठीक है, जो साउथ एशिया का एरिया पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो ये सब कंट्री पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसमें पर्टिकुलरली जो वहाँ के यंग जनरेशन्स हैं, ठीक है, उसके बाद जो चाइल्ड हैं उसके जो फूड से लेकर के एजुकेशंस पे गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। और इस तरह से जो वो लोग मतलब जो साउथ एशिया के पीपल्स हैं, पर्टिकुलरली बांग्लादेश की बात की गई है, तो बांग्लादेश में क्या है ना कि वहाँ का स्टैंडर्ड ज़्यादा मिल रहा है देखने को, मतलब जितना भोजन मिलना चाहिए उतना भोजन नहीं मिलता था, ठीक है, जिसके कारण लो वेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज, ये सब ज़्यादा देखने को मिला। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि देखिए पर्टिकुलरली जो स्कूल थे कोविड के सिचुएशंस में, स्कूल भी बहुत कम खोले गए, ठीक है, पर्टिकुलरली अदर कंट्री, अदर जो एशिया के पार्ट हैं या अदर यूरोपियन कंटिनेंट्स हैं, वहाँ पे यदि स्कूल 141 डेज वनली क्लोज किया गया, तो वहीं यहाँ पे, ठीक है, जो साउथ एशिया है यहाँ पे 225 दिन क्लोज रखा गया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, उनका एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बाधित हुआ है। यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है कि जो चाइल्ड है, ठीक है, वो हायर क्लास में तो चले गए हैं, लेकिन पर्टिकुलरली क्या हुआ नहीं कि वो हायर क्लास की जो जूनियर क्लास है उसका, जिस क्लास से वो क्रॉस करके आए हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो रीज़न क्योंकि उसको खींच करके, ठीक है, उसको अगले क्लास में डाला गया। तो इससे क्या हुआ कि इससे उसके एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो क्लास तो क्रॉस करके, लेकिन उस तरह से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और ना ही यहाँ तक कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट होती थी उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया जिस तरह से मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। और वही जब बात की गई है कि आगे चल करके, ठीक है, इसका काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और उसके बाद जाकर के जो अनस्किल्ड पर्सन है, ठीक है, जिसके कारण कि ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। सारा चीज़ है कि यहाँ पे किस तरह से इंटरवेंशंस करना चाहिए गवर्नमेंट को, और आगे चल के, ठीक है, इसको जो यंग जनरेशन आने वाले दिन में ये जो यंग बन जाएंगे, ठीक है, तो ये सब चीज़ इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और इस तरह से जो रबस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम्स हैं उस पर फोकस करने की आवश्यकता है, और उसके लाइवलीहुड को किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है, और जो डेटा एंड टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके जो आगे सर्विस सेक्टर्स की बात की गई है, ठीक है, तो उसको पर्टिकुलरली इंडिविजुअल सेक्टर से और उसके बाद एक ह्यूमन के डेवलपमेंट को किस तरह से कोऑर्डिनेट करके उसकी इफिशिएंसी को पूरे सेक्टर्स में, ठीक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो, प्राइमरी सेक्टर्स हो या सर्विस सेक्टर्स हो, वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के सिस्टम्स को किस तरह से इफेक्टिवली यूज किया जा सके। और इस तरह से जो एक जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, एसडीजी, ठीक है, जैसा कि आपको जानकारी होगा एसडीजी जो 2015 में 2015 में, इससे पहले जो था 2000 में जो एमडीजी था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वो फेल्योर होने के बाद एसडीजी लॉन्च किया गया 2015 में, और इसका जो लक्ष्य है 2030 तक कंप्लीट करने का। तो इसमें ये बताया गया कि यदि 2030 तक कोई भी कंट्री, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जितने भी गोल है टोटल मिला करके 17 गोल हैं, यदि कोई भी अचीवमेंट कर लेता है तो वो एक तरह से क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उसका अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन कैपिटल्स को किस तरह से ज़्यादा ह्यूमन को कैपिटल्स बनाया जाए, और इस तरह से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो तो ही डेवलपमेंट विकास है, डेवलपमेंट की एक गुंजाइश की जा सकती है, जैसा कि क्राइसिस के टाइम पे ऐसा देखने को मिला था, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होने के कारण ये सब समस्या आने वाले दिन में, जैसे कि अभी एक एग्जांपल बताया गया कि श्रीलंका, ठीक है, तो श्रीलंका में जो टेररिज्म है, टेररिज्म कहते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, क्लोज होने के कारण वहाँ का इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी नाजुक हो गया, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे राइटर्स के द्वारा ये सच बताया गया था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग सेकेंड एडिटोरियल्स। अब देखिए सेकेंड एडिटोरियल्स की जब बात करते हैं, जब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, ये एडिटोरियल्स श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड है। आप देखिए इसके बैकग्राउंड में क्या है, इसके बैकग्राउंड में यहाँ पे जो राइटर्स हैं उनके द्वारा बताया गया कि देखिए क्या है ना कि जो श्रीलंका है, तो यहाँ पे क्या है कि श्रीलंका में पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, ठीक है, क्राइसिस से पहले की बात कर रहे हैं, कि वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा क्या किया गया, फ्री बीज प्रोवाइड किया गया, यानी कि वहाँ के जो पर्सन हैं, ठीक है, जो पीपल्स हैं, उसको अपने पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिविलेज दिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें दी, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो वेलफेयर की बातें हैं, ठीक है, वो दिए गए, लेकिन स्किल डेवलप नहीं किए गए। यहाँ तक कि मतलब खाने के लिए भोजन दे देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके एजुकेशन की बात नहीं की गई, उसके स्किल के डेवलपमेंट की बात नहीं की गई, जिसके कारण क्या हुआ कि जो उसका इकोनॉमी स्थिति था वो धीरे धीरे डाउन हो गया, और उसके बाद जाकर के वो क्या किया, जो अदर कंट्री हैं उससे लोन लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि चाइना हो गया, उसके बाद जाकर के और भी नेबरिंग कंट्री थे उससे लेना पैसा स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जाकर के क्या हुआ, उसके बाद जाकर के जो कोविड-19 का सिचुएशन आया। अब कोविड-19 के सिचुएशन आने से जो उसका प्रॉफिट का एरिया था, पर्टिकुलरली टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है, टूरिज्म सेक्टर्स, उस पर भी क्लोज हो गया, क्योंकि कोविड के सिचुएशंस में जो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, इंसान नहीं जाते थे, पब्लिक नहीं जाते थे, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो श्रीलंका है वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर्स क्लोज हो गया और उसका इकोनॉमिक स्थिति और ख़राब हो गया। और इस तरह से क्या हुआ कि अब जो चाइना जो कंट्री मान लीजिए कि मनी दिए हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, उस पर ज़्यादा हावी हो गए और इस तरह से इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी डेंजरस हो गए, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पीछे का बैकग्राउंड था और इससे क्या लर्न करना चाहिए इंडिया को। इससे लर्न ये करना चाहिए कि किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उसके बाद जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा फ्री बीज नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, जैसा कि किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, है ना। तो इसी को लेकर के यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि आगे हम लोग को क्या लेसन्स लेना चाहिए और अभी रिसेंटली जो श्रीलंका है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो किस तरह से इंडिपेंडेंट हो।
है ना। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए यहाँ पे जो श्रीलंका है उसके द्वारा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वो लोन ले रही है, पैसा ले रही है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो हमारे कंट्री है, ठीक है, यानी इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया के द्वारा भी बहुत सारे असिस्टेंस प्रोवाइड किए गए, ठीक है। सिविल क्रेडिट जो एक क्रेडिट लोन प्रोवाइड किए गए हैं। क्रेडिट लोन क्या होता है कि जितना उसको एक लोन यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका यूज करें, अदरवाइज नहीं करें, ठीक है, उसकी इच्छा पे है, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि इस तरह से किस तरह से डेवलपमेंट करना चाहिए और आगे आने वाले दिन में एक इकोनॉमिक स्थिति को काफ़ी बेहतर कर सकें, ठीक है, जो कि एक श्रीलंका की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए श्रीलंका क्या है ना कि इंडिया की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से देखिए जैसे कि हमारा नेबरिंग कंट्री की जब बात करते हैं तो उसमें श्रीलंका भी आते हैं। अगर श्रीलंका किसी तरह से मुसीबत में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि चाइना के डेब्ट में है और चाइना ऐसा कंट्री है जो कि वो क्या है कि वो हमेशा दूसरे कंट्री को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। जैसे कि देखिए नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है, उसको अपने कंट्रोल में रखा है और इस तरह से आने वाले दिन में श्रीलंका को भी अपने कंट्रोल में करती है। तो इंडिया के लिए क्या है, वो एक डेंजर का सिंबल है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है राइटर के द्वारा। तो ये था पूरा एडिटोरियल्स और एडिटोरियल्स के बारे में। अब चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स नहीं बचे जो कि एग्जामिनेशन दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। जितने भी एडिटोरियल्स थे उसके बारे में हमने 1 बाय 1 देख लिए, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैसा लगा ये मेरा सेशंस, कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें लाइक करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन यानी कि 4 मार्च 2023 को। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।